Everyone, I'm Himanshu Bharti and you are watching Self Studying YouTube channel. Today we are going to run class 8 civics chapter 1 the Indian Constitution. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स कौन कौन से हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री, मतलब कंट्री के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लॉज आर नेसेसरी। जो लॉज होते हैं यानी कि कानून वगैरह वो नेसेसरी होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल टू गवर्न द कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं जिससे कि एक कंट्री चलता है, कंट्री गवर्न होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो भारत का संविधान था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा बनाया गया था, जो बना था दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स इन 1946। तो 1946 में जो असेंबली था उसमें 300 मेंबर्स थे, जो कि हेड किया जा रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द वर्क इन 2 years। तो जो असेंबली था उसने अपना काम 2 सालों में पूरा कर लिया। 11 months and 18 days। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये पूरा काम हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को मतलब हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 में इसको यूज़ में ला दिया गया, ये लागू हो गया। द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स हैं वो सेपरेट हैं, सबके अलग अलग पावर्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेकुलरिज्म। तो ये सारे इसके मेन फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनको 6 फंडामेंटल राइट्स, हक दिए गए हैं। A secular state is that which does not officially promote any particular religion as the state religion। तो एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है? तो वो एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, और वो एक मतलब स्टेट का एक अपना धर्म नहीं होता, मतलब एक स्टेट में अलग अलग धर्म होते हैं। सोसाइटी इज़ बाउंड टू अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच मेक्स इट व्हाट इट इज़। तो जो सोसाइटी है वो रूल्स से बंधी हुई है, रूल्स रेगुलेशन से घिरी हुई है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो जो सोसाइटी है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड डिफ्रेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। तो मतलब उसके रूल्स से ही हमको पता चल जाएगा कि अलग अलग सोसाइटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दीज रूल्स इन लार्ज सोसाइटीज़। तो ये जो रूल्स होते हैं बड़े बड़े सोसाइटीज़ में, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर। तो जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, वो रूल्स भी अलग अलग होते हैं, मतलब बड़े बड़े सोसाइटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं। आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सेंसस। तो जो कॉन्सेंसस होते हैं उनके द्वारा इनको फॉर्मुलेट किया जाता है। इन मॉडर्न कंट्रीज़, तो जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, दिस कॉन्सेंसस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो अलग अलग जो ये मॉडर्न कंट्रीज़ हैं अभी के टाइम पे, तो वहाँ पे जो कॉन्सेंसस हैं उनको रिटन फॉर्म में अवेलेबल किया गया है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाउंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे रूल्स को जिस रिटन डॉक्यूमेंट में हमको मिलता है, जहाँ पाया जाता है, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। Constitution lays certain ideals that form the basis of the kind of country। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आइडियल्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के प्रकार को दर्शाता है, मतलब किस तरीके का जो देश है वो है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के हम लोग को पता चल जाएगा। डेट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव, मतलब जहाँ पे हम सिटीजन्स रहते हैं। अब नेक्स्ट है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच
दे वांट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स को सर्व करने में, प्रिंसिपल वगैरह को सर्व करने में, जो कि सारे जो देश में जितने भी लोग हैं वो सब उस रूल्स से एग्री करें और उसके बाद जो कंट्री हो वो अच्छे से गवर्न हो। दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें इंक्लूड होता है एक तरीके का गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो इसमें और भी जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी होते हैं आइडियल्स वगैरह के, जो कि एक कंट्री बिलीव करती है, मतलब कंट्री के लोग बिलीव करते हैं। प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ अ मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट। तो जो मोनार्की होता है उसका जो मतलब ये जो तरीका होता है, उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं डेमोक्रेसी से। देयरफॉर सून आफ्टर द ट्रांजिशन इन द गवर्निंग सिस्टम ऑफ इन नेपाल। तो पहले क्या था नेपाल में पहले मोनार्की चलती थी, फिर बाद में जाकर वो भी डेमोक्रेटिक हो गया। The government started the process of making a new constitution of Nepal because the earlier one did not suit their new setup। तो जो नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया संविधान बनाया, क्योंकि जो पुराना वाला जो संविधान था वो उनके नए सेटअप वगैरह से, मतलब नए ज़माने से उनके मैच नहीं करता था। द कंट्री ऑफ नेपाल नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर ushered in a new democratic society for which people had struggled for a long period। तो जो कंट्री था उसमें बदलाव ज़रूरी थे उसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में, क्योंकि लोगों ने डेमोक्रेटिक बनाने के लिए सोसाइटी को, अपने देश को बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, स्ट्रगल किया था एक लंबे समय तक। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है, दर्शाता है, बताता है। इन मोनार्की में किंग इज़ द सुप्रीम पावर, वेयर एज इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी पीपल रूल द कंट्री। तो जो मोनार्की होता है उसमें किंग ही मेन होता है, मतलब किंग जो कहेगा वो होगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में लोग जो कहते हैं, लोगों के हिसाब से, लोगों के रूल्स के हिसाब से ही देश चलता है। द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एट लार्ज। तो जो गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी में वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। The Constitution also describe rules that guard against misuse of power by the leaders। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रूल्स को भी डिस्क्राइब करता है, जो जो लीडर्स वगैरह हैं उनको मिसयूज़ करने से, उनकी पावर से ये रूल्स रोक देते हैं। इंडिया सच प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इंडिया में ये जो रूल्स है, मतलब इस तरीके के रूल्स वो बनाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इक्वालिटी को गारंटी करता है, मतलब कि सबको बराबर समानता का हक है। इन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल पर्सन। तो जो फंडामेंटल राइट होता है वो हर पर्सन को मतलब मिलता है। एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, जो एक ये फंडामेंटल राइट है वो ये बताता है, मतलब ये सबको मिलता है, सबको हक रहता है इसका। और ये कहता है ये वाला राइट कि जो भी सिटीजन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जा सकते उनके धर्म, जाति, उनके कलर के, जेंडर के, या फिर उनके जन्म स्थान के बेसिस पे उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जो पावरफुल ग्रुप है, वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे किसी और के ऊपर, लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। तो जो लेस पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर या फिर किसी और ग्रुप के ऊपर अपना मिसयूज़ ना करे पावर का। The Constitution also contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is normally available to the majority।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रूल्स कंटेन करता है, मतलब रूल्स भी हैं इनमें जो ये बताते हैं कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो दबाया ना जाए मेजॉरिटी के ग्रुप से। थर्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द tyranny और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो जैसा मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो मेजॉरिटी ग्रुप से दबाया ना जाए, डोमिनेट सॉरी। अब नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी चीज़ से बचाता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ के प्रति गलत डिसीजन ले लिया तो उससे जो भी अफेक्ट होगा प्रिंसिपल से, लार्जर प्रिंसिपल जो हैं उन पे, तो उससे भी हमें बचा लेता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इट वॉज अनएनिमसली एग्रीड दैट इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर एवरीवन मस्ट अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जो हमारा देश था आज़ादी के बाद, वहाँ पे एक बात को ध्यान में रखा गया कि जो हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा और यहाँ पे सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फॉर दिस, इसके लिए देयर वॉज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। विच कुड इंश्योर अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, जिससे कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी आ जाए हमारे देश में, हमारा देश एकदम परफेक्टली डेमोक्रेटिक हो जाए। अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, मतलब 300 लोगों के आसपास का जो एक ग्रुप बना, हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। तो ये जो 300 लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बन गए 1949 में। एंड हु मेड पेरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने लगातार 3 साल काम किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। देयर वेर सो मैनी फैक्टर्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। मोस्ट ऑफ देम क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू ईच ऑफ देम, तो उनमें से जो कुछ फैक्टर्स थे वो एक दूसरे को कॉन्ट्रेरी कर रहे थे। टू बी एसिमिलेटेड विथ क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस दैट मेड द टास्क वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसके लिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए था जिससे कि जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसको आसान कर दिया जा सके। However, the constitution was finalized with a lot of unique features। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारे यूनिक फीचर्स से फाइनल हुआ, मतलब जाकर आखिरी में बना। उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स आए। यूनिक फीचर्स इसीलिए है क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स थी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाकर और उन सब से राय लेकर और बहुत ही ज़्यादा समय लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और जब इतना ज़्यादा अच्छे से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स आ गए। फेडरलिज्म इज़ द प्राइम फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइम फीचर यानी कि मेन फीचर है। विच रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे अलग है और सेंट्रल लेवल पे अलग है। जैसे गांव वगैरह में पंचायती राज चलता है जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया enjoys ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इश्यूज। तो जो इंडिया है, इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में लोग अपना एटोनॉमी इंजॉय करते हैं, अपने पावर्स को यूज़ करते हैं इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मास्टर ऑफ नेशनल कॉन्सर्न। तो ये लोग बाउंड होते हैं, जो भी लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉज जो आते हैं उनको फॉलो करने के लिए। The Constitution clearly defines the jurisdictions of power of the government at the state and that at center। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है जो भी पावर्स के जो अलग अलग मतलब डिविजन्स हैं उनको, गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे अलग अलग जो पावर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द अदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक और फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। विच प्रोवाइड्स दैट द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट
ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ये दिखाता है कि मतलब जो भी अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का उसमें लोग इलेक्ट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग खुद इलेक्ट करेंगे। इट ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है सारे सिटीजन्स के लिए वो भी ये गारंटी करता है, वो भी ये देता है। अब नेक्स्ट है द प्रोविज़न ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंड्स फॉर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो जो प्रोविज़न है सेपरेशन ऑफ पावर का है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये 3 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पावर सेपरेट किए गए हैं, बांटे गए हैं। The legislature refers to our elected representatives, whereas the executive refers to a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government, and the judiciary refers to the system of courts in the country for preventing the misuse of power by any branch of the state। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या होता है? तो लेजिस्लेचर वो होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो होता है लेजिस्लेचर। और उसके बाद जो आता है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लॉज वगैरह को बनाते हैं और उनको गवर्नमेंट को रन कराते हैं। और जो जो जुडिशरी होता है वो बेसिकली कोर्ट का एक सिस्टम होता है जहाँ पे मतलब ये जो लोग हैं जिनको हमने चुना है उनको वो प्रिवेंट करता है, वो उनको उनके मिसयूज ऑफ पावर से हमें बचाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन्स। तो ये जो जुडिशरी है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो बैलेंस है पावर का वो तीनों ऑर्गन्स में बरकरार रहे। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ द कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेंस है। दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द arbitrary एंड ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो ये जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स को मतलब सिटीजन्स पे अत्याचार होने से बचाते हैं, या फिर जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसमें भी कुछ चीज़ें बिगड़े ना हो उन सब चीज़ों से भी बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन थर्स गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो हक प्रोवाइड करता है, यानी कि राइट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, मतलब हर एक नागरिक को उनके स्टेट, उनके राज्य के लिए हक प्रोवाइड करता है, और मतलब जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए भी हक प्रोवाइड करता है। दी फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। राइट टू इक्वलिटी होता है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू इक्वलिटी में हम सबको पता है कि वहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है, सबके लिए सारी चीज़ें बराबर होती हैं। फिर राइट टू फ्रीडम, यानी कि कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता, फोर्स लेवर नहीं कर सकता, मतलब कि दबाव देकर कुछ काम करवाना हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड एक्सप्लोटेशन, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते उनके किसी भी चीज़ों के बेसिस पे। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि लोगों के धर्म को फॉलो करने के लिए भी उनका हक चाहिए, मतलब वो फ्रीडमली आराम से अपना रिलीजन यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि सबको शिक्षा प्राप्त करने का हक है। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियज, मतलब कि ये जो भी राइट्स वगैरह हैं वो सबको अवेलेबल हों, उन सब का भी हक है। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के एडिशन में, मतलब कि उसके साथ साथ देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट पॉलिसी को इंश्योर करते हैं कि उसमें कुछ सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हों, एंड सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज। तो
इससे ये भी सर्व मतलब ये जो चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उन सब से ये भी होता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट हैं वो उनमें लॉज वगैरह मेंटेन रहें एंड पॉलिसीज़ दैट हेल्प रिड्यूस दी पोवर्टी ऑफ द मासेस, मतलब कि जो भी पोवर्टी है वो सब भी पॉलिसीज़ के द्वारा आराम से रिड्यूस होती रहें और सब कुछ अच्छे से चलता है। उसके बाद है सेकुलरिज्म क्या होता है। अ की फीचर ऑफ द स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेकुलरिज्म होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है जो ये बताता है कि अ सेकुलर स्टेट इज़ वन, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। तो सेकुलरिज्म में यही होता है कि कोई भी एक स्टेट है वो किसी भी एक खास धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, वहाँ पे अलग अलग धर्म लोग फॉलो कर सकें। The Constitution thus plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है जिससे कि हमें हमारे हक मिलते हैं, हमारे आइडियल्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग दी रिप्रेजेंटेटिव्स डेट वी इलेक्ट टू रूल अस। तो उसमें जो भी चीज़ें हम मतलब जिस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है और आज का चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरी कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं उस गलती को दोबारा ना दोहराऊँ।